जी, आज जी की क्लास है जो डेप्रिसिएशन के बारे में है। बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्या होता है? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट। जब हमारे एसेट की वैल्यू इस्तेमाल करने की वजह से कम हो जाती है, उस एक्सपेंस को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। इन अकाउंटिंग में बेसिकली आप कोई भी एसेट हो, आपकी गाड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, व्हीकल्स हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट हो, वो यूज होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिजनेसमैन उस एसेट को प्रॉपरली मेंटेन करता है, उसकी एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। वो इसलिए रिकॉर्ड करता है कि बिजनेसमैन डेफिनेटली वो एसेट को रिप्लेस भी करना होता है, उस एसेट को यूज भी करना है, उस एसेट को प्रॉपरली मेंटेन भी करना है। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का पर्पस ये होता है कि हम एसेट की लाइफ के मुताबिक जितनी इसकी लाइफ है उतनी ईयर्स उसकी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। 10%, 5%, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मशीनरी, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द एसेट, ताकि वो उस टाइम पीरियड के बाद हमारे पास उतना कैश हमारे अकाउंट में अवेलेबल होता है कि हम एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको सेल करके जो भी एसेट की वैल्यू हमें उस टाइम मिलती है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन को रेफर टू एस्पेक्ट ऑफ द सम्स में फर्स्ट था एक्चुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी में जो डिक्रीज होती है वैल्यू, उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। सच एज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, जैसे फैक्ट्री की इक्विपमेंट में वैल्यू में डिक्रीज होती है यूज करने के साथ साथ हर साल, तो उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। एज इट इज यूज एज वेयर एंड टेयर, क्योंकि वो यूज टूट फूट का शिकार होती है। सेकेंडली द एलोकेशन एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, हम इस डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं कि हमें हमारे पास जो 1 लाख की मशीनरी हमने बाई की थी वो हर साल 1000 रुपीज़ की वैल्यू उसकी कम हो रही है, या 10,000 वैल्यू उसकी कम हो रही है। ठीक है, वो जो वैल्यू है वो हम प्रॉपरली अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और द ओरिजिनल कास्ट ऑफ द एसेट पीरियड इन विच द एसेट्स आर यूज्ड, जिसमें ओरिजिनल कास्ट होती है ओरिजिनल कास्ट वो जो कास्ट होती है जो हम इस पे परचेज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। Depreciation is thus the decrease in the value of asset in the method used to reallocate or written down. हम डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू को रीएलोकेट किया जाए, रिटर्न डाउन किया जाए। द कास्ट ऑफ टेंजिबल एसेट सच एन एक्यूमुलेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ स्पैन, एक लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन एसेट का, जिस एसेट के ऊपर उस लाइफ के ऊपर वो यूज होता है उसको वियर एंड टेयर के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस डेप्रिसिएट लॉन्ग टर्म एसेट फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पस। दो पर्पस होते हैं डेप्रिसिएशन के, एक अकाउंटिंग पर्पस होता है, एक टैक्स पर्पस होता है। अकाउंटिंग पर्पस क्या होता है? अकाउंटिंग पर्पस ये होता है कि आपके एसेट की वैल्यू को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाए, हर साल पता चले आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो गई है, सेकेंड ईयर कितनी कम हो गई है, थर्ड ईयर कितनी कम हो गई है, फोर्थ ईयर कितनी कम हो गई है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर या एट द एंड 20 ईयर्स जो भी उसकी मशीनरी की लाइफ होगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि इस जब उसकी लाइफ खत्म होगी हम इस एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये उसका अकाउंटिंग पर्पस है लिखने का। टैक्स पर्पस ये होता है कि क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एसेट होता है एंड एसेट के ऊपर ट्रीट किया जाता है, उसको एक्सपेंस हम का नाम देते हैं, क्योंकि एसेट की वैल्यू जब कम होती है हमारा एक्सपेंस हो जाता है, बिजनेस में उसको नोट डाउन करता है। जब एक्सपेंस नोट डाउन करता है तो बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो कम शो होता है, तो उससे टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर पे किया जाता है? प्रॉफिट के ऊपर पे किया जाता है। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंस है जो पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ लिखना पड़ता है। इसलिए इसके टैक्स सेविंग पर्पस भी होता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट अफेक्ट बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। ये इस द डिक्रीज एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है जो बैलेंस शीट में इफेक्ट करती है या एंटिटी के ऊपर इम्पेक्ट करती है। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन काउंटिंग वाइज अफेक्ट द नेट इनकम। नेट इनकम को इफेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से आपकी नेट इनकम की डिक्रीज होती है, और ये सारी बातें बुक्स में लिखी जाती हैं, तो उस बुक्स का नाम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है, एक रिपोर्ट है, उसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में कहते हैं। द काज इज एलोकेटेड टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये भी मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है क्योंकि एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हमारा एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है एसेट की, तो अगर हाँ आपका एसेट बाय किया है तो आपके पास वो 20 साल आपके पास रहता है, तो उसकी वैल्यू टाइम जीरो के ऊपर तो 100% परफेक्ट एसेट होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड पे वो 90% यूटिलाइज 90%
यूजफुल होता है, फिर 80% यूजफुल होता है, फिर 70%, फिर 60%, फिर 50%। इसी तरह एट द एंड ऑफ 20 ईयर वो एसेट जीरो रहता है। 20 साल आपने एक डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है एक्सपेंस के तौर पर, आपके अकाउंट में अमाउंट सेव होती है, तो 20 साल के बाद इस एसेट को आप दोबारा परचेज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन मेथड की तरफ। डेप्रिसिएशन मेथड में सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है आपके पास? स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिकली द सिंपलेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ऑफन यूज्ड मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम डेप्रिसिएशन को उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उस पर कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल अमाउंट जिस पे हम उसको परचेज करते हैं। अगर हमने 1 लाख पे परचेज किया तो हम 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकेंड ईयर फिर 1 लाख पे 10% चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर फिर 1 लाख पे चार्ज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है उसकी ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट की जाती है, और 10 साल भी कैलकुलेट करनी है, 10 साल हर साल उस ओरिजिनल अमाउंट पे की जाएगी। इन दिस मेथड द कंपनी एस्टिमेट रेजिडुअल, एक रेजिडुअल वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो एसेट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड 10 साल होता है या 20 साल होता है इस्तेमाल करने के बाद उसकी रिमेनिंग वैल्यू होती है, वो 2000 होती है, वो 5000 होती है, जिसको हम स्क्रैच वैल्यू भी के नाम पे, सैल्वेज वैल्यू के नाम भी देते हैं, स्क्रैप वैल्यू के नाम देते हैं। वो मशीनरी 10 साल इस्तेमाल होने के बाद भी सेल हो जाती है, उसकी रिमेनिंग जो वैल्यू हमें मिलती है उसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, अकाउंटिंग में उसको रेजिडुअल वैल्यू का नाम देते हैं। Are the asset at the end of the period during which it will be used to generate revenue? वो डेफिनेटली वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि आपने 10 साल मशीनरी या 20 साल मशीनरी यूज़ कर लिया, फिर भी कुछ ना कुछ पैसों में सेल हो जाती है, इसलिए उसको सैलरी वैल्यू कहते हैं, उसको यूजफुल लाइफ कहते हैं। द सैलरी वैल्यू में भी जीरो, वो जीरो भी हो सकती है, इवन नेगेटिव, वो मे भी आपकी मशीनरी पहले इस्तेमाल करना काम करना छोड़ दे, वो उसका आपको वैल्यू जीरो हो सकती है, सेल होने के काबिल ही ना हो। या ये भी हो सकती है कि वो आपको उसके मेंटेनेंस चार्जेस या उसको मेंटेन करने के ऊपर आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाए कि आपकी वो वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है। Even negative due to cost required to entire over depreciation purpose salvage value is not generally calculated by the below zero। लेकिन वो बिजनेस में होपफुली वो जीरो से कम नहीं होती, बिजनेस में उसको टाइम के ऊपर रिप्लेस कर लेता है। द कंपनी विल देन चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर ओवर दैट पीरियड until the value shown for the asset reduced from the original cost to salvage value। हर साल कंपनी जो होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चार्ज करती है। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। जी, फॉर एग्जांपल आपने एक व्हीकल है जो इसके टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, परचेज कास्ट उसकी है 17,000, आपने व्हीकल परचेज की है $17,000 में, तो 5 साल उसके लाइफ टाइम में विल हैव ए सैलरी वैल्यू 2,000, और इट इज एक्सपेक्टेड कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू 2,000 रह जाएगी। तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10 दिस वैल्यू विल बी डेप्रिसिएट 3,000। डेफिनेटली अगर 17,000 में 2,000 माइनस करें तो 15,000 बचता है, तो 15,000 को 5 साल में इक्वली डिवाइड करें तो हर साल इसका मतलब है वो व्हीकल जो है वो 3,000 उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये उसकी डेप्रिसिएशन है। दिस टेबल स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ बुक वैल्यू। आपके पास बुक वैल्यू है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है। बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, फर्स्ट ईयर हम अपनी बुक में क्या लिखते हैं? 17,000 लिखेंगे जिस कास्ट पे हमने उसको परचेज किया है। एट एनी टाइम बुक वैल्यू इक्वल ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। इसको टेबलेट की फॉर्म में देखें तो देखें आपको 17,000 आपकी ओरिजिनल कास्ट है, 2,000 अगर आपको पता है कि इसकी सैलरी वैल्यू रह जाएगी तो इक्वली हम 3,000 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 3,000, और उसके एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 14,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज 3,000, टोटल डेप्रिसिएशन 2 साल की इतनी होगी 6,000, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसकी एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 11,000। थर्ड ईयर उसकी डेप्रिसिएशन अगेन 3,000 ही रहेगी, और 3 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होकर 9,000 हो जाएगी, और एसेट की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। और फिर एसेट की डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर पे 3,000 रहेगी, और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर टोटल डेप्रिसिएशन 12,000 हो जाएगी, और एसेट की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 3,000 उसकी डेप्रिसिएशन है, और 15,000 उसकी टोटल डेप्रिसिएशन है 5 साल की, और उसकी लास्ट वैल्यू से 2,000। इट्स मीन 5 साल बाद ये एसेट $2,000 में सेल हो सकता है। तो
एज पर एग्रीमेंट। तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका। अगर आपकी मशीनरी है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो ये डेप्रिसिएट हो रहा है, तो आपने उसको इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू कौन सी होती है? जो बुक्स में लिखी जाती है। किस तरह लिखी जाती है? एक एसेट है, जब आपने परचेज किया तो आपने उसी वैल्यू पे लिखते हैं फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उस एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं वो उसकी बुक वैल्यू होती है। नंबर थर्ड ईयर पे जब डेप्रिसिएशन उसके एसेट को लिखेंगे तो 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नंबर फोर ईयर में लिखेंगे तो प्रीवियस 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे, उसको बुक वैल्यू का नाम देते हैं तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। According to diminishing balance method, depreciation is charged as a fixed percentage on the book value of asset। एक फिक्स परसेंटेज होती है जो बुक वैल्यू एसेट पे कैलकुलेट की जाती है। एज द बुक वैल्यू रिड्यूस एवरी ईयर, तो बुक वैल्यू रिड्यूस होती है हर साल, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस होती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो सिर्फ पहले साल होती है, दूसरे साल उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन कम कर देते हैं, तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, चौथे साल फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और लास्ट में फिर डेप्रिसिएशन उसकी माइनस कर देते हैं। तो इसको हम रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का नाम देते हैं। When using the double declining balance method, the salvage value is not considered determining the annual depreciation, but the book value of asset being depreciated is never brought below its salvage। बुक वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाती। जब बुक वैल्यू एसेट की वैल्यू जीरो जाती है उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बुक वैल्यू कभी भी जीरो में नहीं जा सकती रिगार्डलेस ऑफ द मेथड यूज। डेप्रिसिएशन is when the salvage value of the end of the asset useful is reached। जब तक उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है उस वक्त उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। With the declining balance method, one can find the depreciation rate will be allowed exactly for full depreciation by the end of the period using formula। किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं ये मैं बता देता हूँ। रिज्यूम डेक एक एसेट है, उसको $1000 में अपने परचेज किए हैं, डेप्रिसिएशन रेट 40% है। फर्स्ट ईयर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 400, पहले साल की टोटल डेप्रिसिएशन 400, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट 600। सेकंड ईयर जब कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन 40% वो 600 पे करेंगे, जो तो आएगी 240। रिमेनिंग वैल्यू ये जो बुक वैल्यू है जिसमें डेप्रिसिएशन पहले साल की कम करके इसकी वैल्यू है, इसको बुक वैल्यू कहते हैं। फिर 40% निकालेंगे 600 पे वो 240 आ जाएगा 2 साल की डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे 400 प्लस 240 को, तो वो 640 आ जाएगा, और हमारे पास 360 उसकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। और नंबर 3 ईयर पे ऊपर, थर्ड ईयर के ऊपर 360 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 40%, तो वो आएगी 144। तो आप तीनों को प्लस करेंगे 400 240 एंड 144, तो टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल की आ जाएगी 784। तो 216 उसकी रिमेनिंग वैल्यू है। फिर रिमेनिंग वैल्यू पर अगेन 40% चार्ज करेंगे तो 86% आ जाएगा 86% जब आएगा तो वो टोटल डेप्रिसिएशन 86 को ऐड करेंगे 784 में तो 870 आ जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर वो आ जाएगी 129, क्योंकि 5 साल का प्लान है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, तो 129 आपकी टोटल रिमेनिंग वैल्यू है। ठीक है, 129 आपकी रिमेनिंग वैल्यू है, तो आपके इसमें डेफिनेटली जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 40% निकालेंगे, वो 29 बच गया। वही 40% आप आपने किस पे निकालना है, 129 पे निकालना है, 29 है तो तो 29 माइनस करेंगे तो आपके पास सैलरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 29 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 129 में से है ना, तो 100 उसकी सैलरी आ जाएगी। ये 870 में 929 ऐड करेंगे तो 900, ये 5 साल की डेप्रिसिएशन टोटल आएगी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 900 प्लस होते हैं, और उससे एसेट की स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 100 रह जाएगी। तो ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, जिसमें डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो रिमेनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में रिमेनिंग वैल्यू पे नहीं किया जाता, उसमें ओरिजिनल अमाउंट पे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एनुटी डेप्रिसिएशन। एनुटी डेप्रिसिएशन बेसिकली मेथड आर नॉट बेस्ड ऑन टाइम, ये टाइम के ऊपर बेस नहीं करता, बट ऑन लेवल ऑफ एनुटी। एनुटी क्या होता है, इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट को कहते हैं। दिस कुड बी माइल ड्राइवन फॉर व्हीकल। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक व्हीकल है जिसको आप ड्राइव करते हैं, साइकिल काउंट फॉर अ मशीन, व्हेन द एसेट इज रिक्वायर्ड हिज लाइफ टाइम इज सम ऑफ द लेवल एक्टिविटीज। उस एसेट की या व्हीकल की कितनी लाइफ है, कितनी लाइफ वो चल सकता है। assume the vehicle above is estimated 50,000 mile in lifetime, उसकी टोटल लाइफ टाइम है 50,000 माइल्स। द पर माइल डेप्रिसिएशन रेट इज कैलकुलेटेड 17,000 जो आपने बाय किया है, वही प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, 2000 उसकी सैलरी वैल्यू है,
तो 50,000 माइल पे डिवाइड करेंगे तो उसकी पर माइल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, $0.30 पर माइल। ये एनुटी डेप्रिसिएशन है कि आप व्हीकल की लाइफ टोटल 50,000 माइल है तो आप उसकी कास्ट पे उसको डिवाइड कर देते हैं। कास्ट क्या 17,000 है लेकिन उसमें 2,000 सैलरी वैल्यू, 15 नेट कास्ट है, तो 50,000 माइल पे डिवाइड पर माइल उसकी इतना रिड्यूस है, पर माइल उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, $0.30 पर माइल ईच ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज देन कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ माइल, कितने नंबर ऑफ माइल चल, अगर 5,000 चला है तो 5,000 को $0.3 से मल्टीप्लाई, अगर 10,000 चल रहा है, 10,000 माइल चला तो 10,000 में इतने उसकी लाइफ का जो टाइम पीरियड होता है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड्स। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड is one of the accelerated depreciation technique which are based on assumption that assets are generally more productive, कि एसेट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा काम है, एसेट उसकी प्रोडक्शन लेवल जो होता है या प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी। डेप्रिसिएशन बेस मल्टीप्लाई, इसका जो बेसिकली सम ऑफ इट इज मैटर में आपके पास डेप्रिसिएशन बेस है, कास्ट में से सैलरी वैल्यू माइनस करते हैं, जैसे पहले केस 17,000 का था तो 2,000 माइनस की थी। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है एसेट अगर आपने परचेज किया है $1,000 में और उसकी लाइफ टाइम 5 साल है तो वो सैलरी वैल्यू $100 है। कंप्यूटर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल, उसका डेप्रिसिएशन स्केड्यूल कैसे बनेगा? फर्स्ट सबसे पहले क्या करना, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में डिटरमाइन द ईयर डिजिट्स, आपने डिजिट्स डिफाइन करने हैं। पहले तो 54321 तो कैलकुलेट कर देने हैं, वो कितने बनते हैं 15, कितने बनते हैं 15, 5 years 4 3 3 2 1 टोटल 15 डिजिट्स बनते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स कैन आल्सो using the formula, ऐसे फार्मूला होता है n स्क्वायर n over 2 where n is equal to the useful life, कितनी इसकी लाइफ है। एसेट इन द एग्जांपल would be this। डेप्रिसिएशन कैसे रेट कैसे निकालना है, डेप्रिसिएशन रेट पहले साल होगी डेप्रिसिएशन उसकी कितनी होगी, 15 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स वो डिक्लाइन वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। कैलकुलेशन भी हम टेबल से देख लेते हैं। अगर आप 100 उसकी सैलरी वाली माइनस कर दी थी तो हमारे पास उसकी प्राइस कितनी रहेगी है 900 पे हमने कैलकुलेट करेंगे 5 और 15 तो हमारे पास डेप्रिसिएशन पहले साल की आ जाएगी 300, तो उस एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी 700, उस एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी 1000 में से 300 माइनस करेंगे पहले साल कितनी रह जाएगी। सेकंड ईयर में भी उसकी एसेट वैल्यू 900 है और 900 में से आप 415 4 डिजिट्स हमारा माइनस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 और 15 तो सेकंड ईयर उसकी डेप्रिसिएशन रह जाएगी 540, तो टोटल आपकी उसकी कास्ट रह जाएगी 460। नंबर थर्ड ईयर में जाकर आपका 900 के ऊपर 3 डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे तो 720 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 3 साल में और 280 उसकी वैल्यू रह जाएगी। और लास्ट पे जाकर देखेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एक्यूमुलेटेड, वो कितनी है हमारे पास 840। ये डेप्रिसिएशन हर साल की है 120 180 240 300 और ये एक्यूमुलेट होके आ रही है, तो अब 160 रहेगी। लास्ट जब 5 इयर्स का प्लान था, लास्ट पे वर्किंग करेंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन 60 रह गई है, तो एक साल पे 60 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी है 900। इट्स मीन एसेट की वैल्यू 100 रहेगी जो पहले ऑलरेडी हमने पता की। तो 5 इयर्स का प्लान है, विद द हेल्प ऑफ सम ईयर डिजिट्स मेथड में आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डिजिट्स मेथड कहते हैं, जो जितने इयर्स होते हैं उसके डिजिट्स बना लेते हैं, तो हर डिजिट्स को 5 और 15 4 और 15 3 और 15 2 और 15 1 और 15 हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड, वेरी सिंपल। अंडर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, कितने नंबर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं।
ओरिजिनल कास्ट अगर एसेट की है 70,000, सैलरी वैल्यू इसकी 10,000 है, और वो रिस्पेक्टेड है कि ये 6,000 यूनिट मशीन प्रोड्यूस कर सकती है, मशीनरी है ये 6,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकाल सकते हैं आप 70,000 को 10,000 में सैलरी वैल्यू माइनस करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो $10 उसकी पर यूनिट डेप्रिसिएशन होगी। अब अगर आप 6,000 से एक्सपेक्टेड है 1,000 उसने यूनिट प्रोड्यूस कर ली हैं, तो इस मतलब 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो नंबर ऑफ यूनिट से भी आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि मशीनरी की 6,000 एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं, तो जितने यूनिट इस्तेमाल होते जाएंगे मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी। एट द एंड ऑफ 6,000 प्रोडक्शन तो मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें ये देख लें आपके अगर 7,000 की कास्ट थी 70,000, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या है 1,000 है, तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट हमने जो कैलकुलेट किया वो 10 है। तो फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन होगी 10,000, वो फर्स्ट ईयर क्यूमुलेट भी 10,000 होगी, उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 70,000 माइनस 10,000 60,000। और सेकेंड ईयर में जाकर आपके पास यूनिट्स आपके 1100 प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो आपके पास पर यूनिट प्राइस ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी है कैसे निकाली है। उसको 11,000 उसकी डेप्रिसिएशन होगी, वो 11 और 10 को ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन 21,000 रह जाएगी। 21,000 को 70 में माइनस करेंगे तो 49,000 आ जाएगा। तो अगर थर्ड ईयर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 1200, तो 10 उसकी डेप्रिसिएशन रेट है, तो 12,000 डेप्रिसिएशन हुई। 12,000 में जमा करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन 33,000 आ जाएगी। 33 को 70,000 में माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। और फोर्थ ईयर से 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, वो डेप्रिसिएशन जो यूनिट की प्राइस है वो 10 है, तो 13,000 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। और टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 46,000। 46 को 70 में माइनस करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। 24,000 आएगा। वो लास्ट ईयर यूनिट्स प्राइस 1,400 है, तो 10 उसकी डेप्रिसिएशन की यूनिट की प्राइस है, 14,000 उसकी डेप्रिसिएशन है। टोटल डेप्रिसिएशन 60,000 चार्ज हुई। 70,000 की मशीनरी थी, 60,000 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब उसकी 10,000 वैल्यू रह गई है। ये है बेसिकली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। Composite depreciation method. The composite method is applied to allocation of assets that are not similar, have different service level. Different service level, for example, computer and printer are not similar. दोनों ही जैसे नहीं थे, बट बोथ आर पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन दोनों ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं। डेप्रिसिएशन नॉर्मल एसेट डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। जो कंपोजिट डेप्रिसिएशन मेथड होता है, मतलब आप दो या दो से ज़्यादा मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों को, दोनों मशीनरी तो डिफरेंट है लेकिन डेप्रिसिएशन को एक ही डेप्रिसिएशन दोनों पे चार्ज करते हैं, उसको कंपोजिट डेप्रिसिएशन मेथड कहते हैं। वो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत होती है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कंप्यूटर है 500 का है, सैलरी वैल्यू उसकी 500 का क्वेश्चन बताई हुई है, डेप्रिसिएशन कास्ट उसकी 5,000 है, तो लाइफ उसकी 5 साल है, तो पर साल हर ईयर कितनी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1,000। अगर प्रिंटर है 1,000 उसकी कास्ट है, 100 सैलरी वैल्यू है, 900 उसकी डेप्रिसिएशन कास्ट है, 3 साल उसकी लाइफ है, तो 300 उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो पहले साल कंपोजिट डेप्रिसिएशन कितनी होगी 1,300। लास्ट कंसेप्ट है डिप्लेशन। डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन बेसिकली वो डेप्रिसिएशन कंसेप्ट है जो नेचर रिसोर्सेज होते हैं, ऑयल है, हमारे पास गैस है, उसकी जो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। ये डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट किया। होपफुली आपको समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं इसको सुन के, तो मैं इसको